हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है। जिससे दोस्तों आज लेक्चर नंबर 10 पर हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 पर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम हरित क्रांति को देखने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय कृषि की जब भी बात होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जब भी कृषि की बात होती है दोस्तों, तो कृषि के लिए एक कृषि व्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ हमारे एक हरित क्रांति। ठीक है, तो दोस्तों आज हम हरित क्रांति को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और लगभग इतना कवर कर लेंगे कि फिर आगे चलकर आपको इससे ज्यादा दोस्तों कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इतना मटेरियल मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अपने सेशन में। लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है बीए फर्स्ट ईयर का प्रश्न पत्र 2 में, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन दोस्तों। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो को सीरीज वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर यहाँ ले सकते हो, टेलीग्राम लिंक यहाँ पर दी गई है। लोधाजी क्लासेस, जिनने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सभी नोट्स को दोस्तों, नोट्स और जितने भी लेक्चर होते हैं सबके लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती है। तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते सेशन में। दोस्तों देखेंगे सेशन में अब हरित क्रांति, चूंकि हम हरित क्रांति पर बात करने वाले हैं, तो सेशन में बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं इन चित्रों के माध्यम से आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। गौर से देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे ठीक से, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति, जैसा कि मैंने शुरू में ही एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हरित क्रांति हमारी कृषि व्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हुई है, जिससे हमारी जो कृषि व्यवस्था थी उसकी पूरी काया ही पलट गई, है ना। तो दोस्तों हरित क्रांति से पहले कुछ इस प्रकार की कृषि व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर, कुछ इस प्रकार की, ध्यान से देख पा रहे हैं आप ठीक से, है ना। तो कृषि व्यवस्था, कुछ इस प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं हुआ करती थी हरित क्रांति आने से पहले, जबकि हमारे देश में जितनी जनसंख्या थी उतना भी खाद्यान्न उत्पादन नहीं किया जाता था। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह मौसमी कृषि हमारे यहाँ की जाती थी, अर्थात मौसम पर, बारिश पर निर्भर थी हमारी सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, और हमारे जो फसलों की जो बीज हुआ करते थे दोस्तों, वो भी इतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे, जिस कारण से हमारा जो फसल कृषि का जो उत्पादन होता था वो इतना कम होता था कि हमें हमारे रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें खाद्यान्न अर्थात अनाज बाहर से आयात करना पड़ता था दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसी समय दोस्तों, उसी समय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा, जो है हरित क्रांति को मोटिवेट किया गया, हरित क्रांति लाई गई। और ये हरित क्रांति दोस्तों, उस हरित क्रांति ने इस जो कृषि व्यवस्था थी हमारी कुछ इस प्रकार की, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। इस प्रकार के कुछ बीज आए, नए नए बीज आए। बीजों के अलावा दोस्तों एक नई कृषि पद्धति आई। इसके अलावा कई प्रकार के जो आधुनिक यंत्र, जो कृषि व्यवस्था के लिए संसाधन के रूप में कार्य कर रहे हैं, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होने लगा। बीज की गुणवत्ता आई, एक कुछ ऐसे बीज आए दोस्तों जो पहले कृषि जो उत्पादन कम होता था उस उत्पादन को उन्होंने बढ़ा दिया। तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, कई प्रकार के खाद और कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं आई, जिसने हमारे खाद्यान्न को, अर्थात की जो फसलें थी, अनाज का जो उत्पादन होता था हमारी कृषि व्यवस्था से, उसको अचानक ही बढ़ा दिया। और अचानक बढ़ने से हमारी कृषि व्यवस्था में एक अचानक से परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जिस व्यवस्था को हम देख रहे हैं, जिस कृषि व्यवस्था को देख रहे हैं, जिससे कि आज दोस्तों हम विश्व के उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो खाद्यान्न का निर्यात करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इतना पर्याप्त कृषि उत्पादन अब करने लगे हैं, जिससे कि अब हम हमारी पूर्ति करने के अलावा कृषि आधिक्य हमारे यहाँ पर इतना हो जाता है कि अब हम जो है फसलों को बाहर भी बेचते हैं, अर्थात विदेशों में, अन्य देशों को भी हम सप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था के लिए इस प्रकार से हरित क्रांति हमारे लिए एक वरदान साबित हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल रूप में भी एक समझते चले, जिससे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए डाटा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत हरित क्रांति की, ग्रीन रिवोल्यूशन की। ठीक है, इसमें लगभग 3 टॉपिक और बचेंगे, इससे हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज जान लेते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक का पूरा सारांश क्या है, हमारा क्या क्या हम इस टॉपिक के, इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत दोस्तों हम इसमें 4 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति का अर्थ, हरित क्रांति की व्याख्या क्या है, किस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे, हरित क्रांति के जो प्रमुख तत्व है
कौन से तत्वों पर आधारित थी ये, उस एलिमेंट को देखेंगे। इसके अलावा हरित क्रांति के लाभ और दोष, इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति के क्या क्या लाभ हुए हैं हमारी कृषि व्यवस्था को, और कौन कौन से दोष भी हैं जो निकलकर सामने आए हैं। देखिए, हर व्यवस्था के, हर चीज के दोस्तों अगर गुण है तो दोष भी साथ में होंगे। ठीक है। दरअसल थोड़ी सी आप दोस्तों मुझे थोड़ा सा देख रहे होंगे थका हुआ है। दरअसल क्या है कि 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी, इस कारण से, तबीयत खराब होने के कारण ही दोस्तों थोड़ा सा मैं ज्यादा एनर्जेटिक होकर आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा काम चला चलिए, लेकिन हाँ, डाटा मैं आपको वही देने वाला हूँ, फुल कॉन्फिडेंस वही है समझाने का। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको कन्विंस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, पढ़ाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तबीयत खराब है वो उसकी जगह है। ठीक है, ज्यादा वैसे में माइंड नहीं करता हूँ। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। व्याख्या, हरित क्रांति। पहले आप इसको स्लाइड पर आ जाइए, इसका थ्योरेटिकल रूप समझिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके व्यवहारिक पक्ष पर। ठीक है, हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है, भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई तकनीक एवं नई नीति को अपनाने के कारण हुई है। समझ पा रहे हैं ना पॉइंट, एकदम आसान भाषा में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, सामान्यतः हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन में अधिकतम वृद्धि और दीर्घ काल में कृषि उत्पादन के ऊंचे स्तर को स्थिर रखना है। दूसरे शब्दों में कहें तो हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1965-66 में हुआ। चलिए दोस्तों, अब ये स्लाइड आपने पढ़ी, इसमें कितना समझ आया आपको? एकदम सिंपल भाषा में था, इसमें कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। अब इसको एक व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए। सिर्फ एक लाइन में अगर हम इसको कहें तो हरित क्रांति कुछ भी नहीं, हरित क्रांति सिर्फ वो थी जिसके कारण हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, और जो ये व्यवस्था लाई गई, अर्थात ये जो हरित क्रांति आई, ये सरकारी योजनाओं का, सरकारी प्रयासों का ही परिणाम थी ये हरित क्रांति का आना। इसके तहत, हरित क्रांति के तहत दोस्तों, कुछ ऐसे उपकरणों को हमने अपनाया, कुछ ऐसे घटकों को अपनाया जिससे कृषि व्यवस्था का, अर्थात कृषि का जो उत्पादन था उसमें वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, और उस वृद्धि सिर्फ एक बार वृद्धि नहीं, बल्कि वो हरित क्रांति उसको कहेंगे जिससे कि एक बार वृद्धि हुई तो वो यथावत वो वृद्धि बनी रही। क्लियर हुआ है ना? तो हरित क्रांति क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सा कि हमारी कृषि व्यवस्था के अंतर्गत कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना और उस वृद्धि को यथावत बनाए रखना, यही हरित क्रांति है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत 1965 से 66 में शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की भारत में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा हरित क्रांति के प्रमुख तत्वों की, कि इसके कौन कौन से प्रमुख तत्व थे, कौन कौन से प्रमुख तत्व थे। तो इस पर दोस्तों मैं आपको यही समझाऊंगा। ठीक है, यहां समझा चलूंगा। 13 पॉइंटों के माध्यम से हम इसके तत्वों को डिस्कस करेंगे। अगर इनके भी अगर विस्तार से लेकर, वैसे देखिए इतने सिंपल पॉइंट है दोस्तों, यहाँ एक बार आप पॉइंट पढ़ेंगे ना तो पढ़ते ही आपको कुछ समझ जाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं जरा। पहले अधिक उत्पादन देने वाले बीज। देखिए, अभी हम हरित क्रांति के प्रमुख घटक पढ़ रहे हैं, तत्व पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व थे जिन पर आधारित थी हमारी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति, है ना। किन तत्वों का इस्तेमाल करके, किन तत्वों का इस्तेमाल करके हमने हमारे कृषि के उत्पादन में वृद्धि की, कैसे कृषि का उत्पादन हमने बढ़ाया। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी वस्तुएं थी, कौन कौन से एलिमेंट थे जिनका हरित क्रांति में प्रयोग किया गया, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़े और वो यथावत बना रहे। तो अब जरा देखिए दोस्तों, देखिए वो सारे कार्य हरित क्रांति के तहत कृषि में किए गए जो पहले नहीं किए जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कृषि में जो परंपरागत पद्धति थी खेती करने की, उसको छोड़ करके अब आधुनिक कृषि की जाने लगी, है ना। और उस आधुनिक कृषि को करने के लिए कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता थी, उन्हीं संसाधनों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज। बीज तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों कृषि व्यवस्था में? भाई कृषि में जब हम फसल बोते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले हमें उसका बीज की आवश्यकता लगती है फसल के लिए। तो बीज के बाद ही तो उसकी सिंचाई की जाएगी, उसमें खाद भी जो भी है खाद वगैरह डाला जाएगा, या उसकी जितने भी अन्य कार्य होंगे वो सब फसल की बुआई के बाद ही होते हैं, है ना। तो कृषि के लिए सबसे आवश्यक था बीज। वो जो हम पहले परंपरागत रूप से जिन बीज को अपनाए आ रहे थे, वो बीज ऐसे थे जिससे हमारा उत्पादन बहुत कम होता था।
ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे बीज आ चुके थे, हमने कुछ बाहर से बीज मंगवाए, विदेशों से बीज आयात करे, और इस प्रकार से हमने दोस्तों यहाँ पर भी मॉडिफाइड किया हमने बीजों को, जिससे हमारी कृषि में उत्पादन की वृद्धि हो जाए। तो इस प्रकार से अधिक उत्पादन करने वाले बीजों को अपनाया। ठीक है। नेक्स्ट है सिंचाई का विस्तार। सिंचाई का विस्तार किया। पहले सिंचाई सुविधाओं को लेकर हम बात करें, परंपरागत कृषि के अंतर्गत अगर हम सिंचाई सुविधाओं की बात करें दोस्तों, तो पहले की हमारी कृषि अर्थात खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर थी। किस पर? बारिश पर निर्भर थी। बहुत कम जगह पर दोस्तों सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे तालाब या कुएं जैसी व्यवस्थाएं बहुत कम जगह थी। ठीक है। जिस कारण से पूरी भूमि सिंचित अर्थात उसको सिंचाया नहीं जा सकता था, है ना। तो अधिकतर किसान बारिश पर ही निर्भर करते थे, बारिश पर ही निर्भर थी उनकी फसल, उनकी कृषि। ठीक है। इस कारण से हरित क्रांति के तहत पूरे देश में दोस्तों सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाया गया, है ना, जिससे फसल का उत्पादन और बढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि विकास के लिए विभिन्न संसाधनों की स्थापना, विभिन्न संस्थानों की स्थापना आप करना। तो कृषि का विकास करने के लिए पहले के जो किसान थे या पहले के जितने भी कृषक थे दोस्तों, उन्हें कृषि के बारे में कोई विशेष जो नॉलेज नहीं था, विशेष जानकारी नहीं थी। इस कारण से सरकार ने ये अन्य कार्य किया हरित क्रांति के तहत कि प्रत्येक किसानों को जो है इसके बारे में जानकारी देने के लिए, फसलों की सूचना या फिर मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए, ताकि मौसम के अनुसार वो अपनी फसल का उत्पादन करे, अपनी फसल बोए। उसके अर्थात मौसम की या अन्य फसलों से संबंधित अन्य जानकारी प्रोवाइड करने के लिए कुछ संस्थानों की स्थापना की सरकार ने हरित क्रांति के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम परंपरागत रूप से जब किसान खेती करता था तो उसको नहीं पता था कि फसलों को जैसे कि कोई अगर मान लेते हम गेहूं बोता आ रहा है, तो वो परंपरागत रूप से उस जमीन में वो गेहूं ही बोता चला जाता था कई वर्षों तक। ठीक है। सिर्फ गेहूं का ही उत्पादन वो करता था, कहीं पर अगर सोयाबीन तो सोयाबीन ही बोता था। तो दोस्तों इसमें बहुफसली कार्यक्रम चलाया सरकार ने, किसानों को जागृत किया, उनको समझाया कि अलग अलग प्रकार की अगर आप फसल बोते हैं, खाद्यान्न फसलों के अलावा अगर नकदी फसलें बोते हैं, तो इससे आपकी जमीन की, आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे फसल का उत्पादन तीव्र गति से होगा, अर्थात फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक ढंग से कृषि। वैज्ञानिक ढंग से कृषि जो परंपरागत रूप से हल के द्वारा जो खेती की जाती थी, हल या बैलों के द्वारा जो खेती की जाती थी, अब उसमें दोस्तों उसमें वैज्ञानिक ढंग से उसको खेती की जाने लगी। अब वहां पर नए नए प्रकार के खादों का इस्तेमाल किया जाने लगा, नई नई प्रकार की व्यवस्थाएं कृषि व्यवस्था में के अंतर्गत आई, जिससे कृषि का उत्पादन अर्थात मिट्टी की उर्वरता बढ़ने से जो है मिट्टी की उर्वरता जैसे ही बढ़ी वैसे ही कृषि का उत्पादन भी बढ़ने लगा। नेक्स्ट पशुपालन में सुधार। तो पशुपालन में अब चूंकि कृषि व्यवस्था में अगर सुधार होगा, कृषि व्यवस्था अगर जो है बढ़ेगी, तो पशुपालन में भी सुधार होगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि कृषि के अंतर्गत दोस्तों पशुपालन भी आता है ना। नेक्स्ट है भूमि परीक्षण। भूमि परीक्षण, अब भूमि परीक्षण परंपरागत कृषि में किसान इतने जागृत या इतने जो है सक्षम नहीं थे कि वो अपनी मिट्टी की क्वालिटी को समझ सके, मिट्टी की स्थिति को समझ सके, मिट्टी में कितनी उर्वरता है कितनी नहीं है। तो इसके बारे में दोस्तों सरकार का ये हरित क्रांति के तहत ये प्रयास था कि वो जो है भूमि का परीक्षण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि कौन सी भूमि किस फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ठीक। नेक्स्ट है खादों का अधिक प्रयोग। दोस्तों हरित क्रांति के अंतर्गत ही खादों का प्रयोग बढ़ने लगा। जितने भी आज कीटनाशक जो भी खाद डाले जाते हैं कृषि में, ये हरित क्रांति के तहत ही आए हैं दोस्तों। उससे पहले जैविक कृषि की जाती थी। जैविक कृषि अर्थात ये कि किसान का जो कूड़ा करकट जो निकलता था उनको इकट्ठा कर लिया करता था, और उस इकट्ठा करके साल भर उसको सड़ाता था, गलाता था, उसके बाद में उसी को खाद के रूप में जो है अपनी खेतों में प्रयोग करता था अपनी फसलों के लिए। ठीक है। लेकिन हरित क्रांति के तहत दोस्तों नए नए प्रकार के खाद बने, उन खादों को जो है फसलों में डाला, जिससे फसलों का उत्पादन और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। नेक्स्ट है पौध संरक्षण। जो बोया जा रहा है, जो उगने से प्रारंभ होता है दोस्तों, जब जैसे ही फसल बोती है, बुआई होती है, तो जैसे ही उसका उत्पादन होना प्रारंभ होता है, अर्थात जैसे ही वो उगती है, थोड़ा बहुत बड़ा वो जो उसका पौधा होता है थोड़ा बहुत बड़ा होता है, वैसे ही वैज्ञानिक ढंग से उसकी सुरक्षा करना प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि सेवा केंद्र। कुछ कृषि सेवा केंद्रों की भी स्थापना की गई हरित क्रांति के तहत।
ठीक है। यंत्रीकरण दोस्तों, नए नए यंत्रीकरण आए। पहले सिर्फ बैल और हल के माध्यम से ही खेती की जाती थी, लेकिन जैसे हरित क्रांति आती है तो नया नया यंत्रीकरण, नए नए यंत्रों का प्रयोग अब कृषि में होने लगा, जिससे किसान की स्पीड बढ़ी, और स्पीड बढ़ने से फसलों का उत्पादन बढ़ा। जहां किसान अपनी पूरी भूमि को पहले जुताई नहीं कर पाता था, अब वो पूरी भूमि की जुताई बहुत कम समय में कर लेता है। ठीक है, इससे भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि भूमि का विकास। कृषि भूमि का विकास, पहले दोस्तों जब 1965 से पहले जब हरित क्रांति नहीं आई थी, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय दोस्तों एक किसान पूरी भूमि की जुताई नहीं कर पाता था। कारण क्या था कि एक तो उसकी मंद गति, जो पारंपरिक जो पद्धति थी कृषि करने की, उसके कारण वो पूरी खेती की जुताई नहीं कर पाता था। कई प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता था। तो कई बहुत सारी जमीन जो थी, बहुत सारी जो जमीन थी दोस्तों, कृषि योग्य जमीन थी, वो ऐसे ही पड़ी रहती थी और वो बंजर हो जाती थी। ठीक है। तो अब ये हरित क्रांति आने से, नए नए यंत्रीकरणों का प्रयोग करने से, नए नए खाद का, बीज का, इन सभी तत्वों को अपनाने से जो है कृषि में जो है अब ये भूमि का जो है अब विकास होने लगा, अर्थात कृषि योग्य भूमि का अब विकास होने लगा, कृषि का क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण, अब सबसे बड़ी समस्या प्राचीन समय में कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या थी दोस्तों, कि उस समय बिजली का अभाव था। बिजली का अभाव था, बिजली नहीं थी गांवों तक। तो ग्रामीण में तो, गांव में तो बिजली का बिल्कुल अभाव था, उस समय कोई बिजली नहीं थी गांवों में, जिस कारण से वो कुएं से पानी निकालने के लिए परंपरागत पद्धतियों का प्रयोग करते थे। अब जिन किसानों के पास में संसाधन थे, कुएं थे, और तो वो तो दोस्तों अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे, लेकिन फिर भी वो उतने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाते थे, जिससे बहुत कम भूमि पर ही ये लोग खेती कर पाते थे। लेकिन हरित क्रांति आने से गांव 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 तक दोस्तों बिजली को पहुंचाया गया। बिजली पहुंचने से कृषि व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ और कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे हरित क्रांति के लाभ के बारे में। ठीक है। अच्छा, तत्वों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 13 तत्वों पर हमने डिस्कस किया है, पूरे 13 के 13 तत्व हमने समझने का प्रयास किया है, इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हरित क्रांति के प्रभाव या लाभ। दोस्तों हरित क्रांति के प्रभाव को हम अलग तरीके से देखेंगे और लाभ को अलग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्थिक विकास की बात करेंगे, जिनको हम एक लाभ के नजरिए से देखेंगे। आर्थिक विकास, 2 पॉइंट आप यहां देख पा रहे हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रभाव। ठीक है। तो आर्थिक विकास को हम लाभ के नजरिए से देखेंगे, वही सामाजिक प्रभाव में दोस्तों थोड़ा सा हम नेगेटिव पक्ष पर भी बात करते चलेंगे कि हरित क्रांति का सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। अब जरा थोड़ा सा दिमाग, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए अपना खुद का और सोचिए, भाई हरित क्रांति में कई प्रकार का यंत्रीकरण आए, वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाने लगी, कई प्रकार के खाद आए, है ना। तो इस प्रकार की कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं आई जिन्होंने कृषि के उत्पादन को बढ़ा दिया। ये तो कृषि व्यवस्था के लिए एक वरदान था, लेकिन इसके पीछे का जो हिस्सा था दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हर पहलू के 2 हिस्से होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो इनका दूसरा पहलू था, कौन सा, नकारात्मक पहलू, वो कितना प्रभावपूर्ण होगा, क्योंकि उस समय अर्थात हरित क्रांति से पहले जब खाद नहीं थे, तो उस समय हर चीज में एक शुद्धता पाई जाती थी। लेकिन जैसे ही कृषि व्यवस्था में खाद आना प्रारंभ हुआ, वैसे ही हमारे जो अनाज थे उनकी गुणवत्ता गिरने लगी, और एक तरह से पूरे घर घर में दोस्तों जहर मिलने लग गया। जहर मिलने मतलब कि हर एक किसान के घर में खाद पाया जाता है, ठीक है ना। तो खाद का अधिकतम प्रयोग किया गया, तो वो खाद किसी जहर से कम नहीं था। इस कारण से उसने सामाजिक रूप से कई प्रकार के प्रभाव डाले जो नकारात्मक थे। ठीक है। यंत्रीकरण हुआ, ट्रैक्टर आए, थ्रेसर वगैरह, जो भी हार्वेस्टर, जितनी भी मशीनें आई है दोस्तों कृषि व्यवस्था में, उसने क्या किया, लोगों में बेरोजगारी डाल दी, समाज में बेरोजगारी उत्पन्न की है। ठीक है। जहां पहले 5 लोगों की आवश्यकता हुआ करती थी कृषि में, अब मशीनों के आने के कारण अब एक व्यक्ति ही उस कार्य को कर लेता है, तो बाकी 4 लोग बेरोजगार हो गए, है ना। तो इस प्रकार के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, तो उनको एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं आर्थिक विकास से। ठीक है, आर्थिक विकास से। चलिए, तो आर्थिक विकास के अंतर्गत दोस्तों हम ये 5 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं क्रम अनुसार, इन 5 पॉइंटों पर बात करेंगे, और इसी से हम यहाँ पर ही इसका आर्थिक विकास कंप्लीट कर लेंगे। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई दोस्तों, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
अगर आपको उचित लगे दोस्तों मैं आपको यही समझा देता हूं, आगे स्लाइड में पूरा डिटेल में दिया गया है, जरा देख ले, एक बार चेक कर देता हूं मैं आपको। देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि, चलिए कोई बात नहीं, हम यही समझ लेते हैं। चलिए 5 जो पॉइंट है, पांचों पॉइंटों को वन बाय वन करके हम अंदर समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मिनट पेन ले ले। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो आर्थिक लाभ की जब बात करेंगे दोस्तों, आर्थिक विकास की बात करेंगे, तो कृषि व्यवस्था में सबसे बड़ा जो कुछ फायदा हुआ कृषि व्यवस्था का, तो वो आर्थिक लाभ ही हुआ है ना, आर्थिक विकास हुआ है। भाई कृषि व्यवस्था में, कृषि के अंतर्गत उसका उत्पादन, कृषि की फसलों का उत्पादन बढ़ा है, तो उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ समाज का, है ना। तो आर्थिक विकास कैसे हुआ, क्योंकि भारत में दोस्तों, भारत में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये 4 प्रमुख फसलें हैं भारत की। तो गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा, ये फसलें जो है अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रसार से 65-66 के बाद इनका उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। तो जैसे कि परंपरागत कृषि में भी दोस्तों गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इस प्रकार के कुछ मोटे अनाज भी थे जिनका प्रयोग, जिनको जो है, जिनकी उत्पादन किया जाता था, है ना, कृषि व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन उनका उत्पादन अर्थात फसलों की जो वृद्धि थी दोस्तों, फसलों की इतना उत्पादन नहीं हो पाता था जितना कि 1965-66 में आई हरित क्रांति ने करके दिखाया। ठीक है, और जैसे इनका उत्पादन बढ़ा फसलों का, वैसे ही आर्थिक व्यवस्था में सुधार होना प्रारंभ हो गया, समाज का आर्थिक स्तर ऊंचा उठने लगा, किसानों का जीवन स्तर जो था दोस्तों, जीवन स्तर जो था वो अब उच्च होने लगा था, उठने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई, इसके कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादकता का मतलब क्या हुआ भाई, जहां पहले 1 एकड़ में जितनी फसल होती थी, जितना फायदा होता था, अब उस एक, मान लेते हैं कि परंपरागत कृषि के अंतर्गत 1 एकड़ में हो सकता है कि 1 क्विंटल अनाज निकल रहा था, लेकिन हरित क्रांति जैसे ही आई दोस्तों, तो उस 1 क्विंटल की जगह अब 5 क्विंटल निकलने लगा। तो सोचिए कितना 5 गुना फायदा किसानों को होने लगा था। तो इस प्रकार से जो है किसानों को अब आर्थिक रूप से काफी फायदा होने लगा। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर दी गई है, रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि, इसको आप आलोचनाओं में भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, रोजगार में वृद्धि, तो हरित क्रांति ने रोजगार में भी वृद्धि की है। अब कैसे इसने वृद्धि की है कि नई कृषि नीति के अनुसार, जो दोस्तों नई कृषि नीति आई थी, है ना, उसके अनुसार विकसित विकसित कृषि नीतियां श्रम प्रधान समझी जाती है। जो भी कृषि नीति होती है, जो भी कृषि नीति होती है वो श्रम प्रधान कहलाती है। नई कृषि नीति के अंतर्गत समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों तथा अन्य क्रियाओं के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। 2 या 2 से अधिक फसलों के कारण उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप परिवहन, बिक्री, विपणन आदि सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। तो दोस्तों रोजगार में वृद्धि का अर्थ ये हुआ यहाँ पर कि जो परंपरागत रूप से पहले 1965-66 से पहले जो कृषि की जाती थी, उस समय इतना उत्पादन नहीं था, ज्यादा उत्पादन नहीं था, बल्कि हमारा ही भरण पोषण नहीं हो पाता था। हम अपने भरण पोषण के लिए अन्य देशों से अनाज का आयात करते थे, अनाज को खरीदते थे। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति आने से उत्पादन में आधिक्य होने लगा। अब उत्पादन आधिक्य में आपको बता चुका हूं, कृषि आधिक्य क्या होता है कि इतना उत्पादन की हमारे भरण पोषण के बाद भी अनाज बच जाए, जिसका हम निर्यात करें अन्य देशों को, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कृषि आयात, कृषि आधिक्य। तो जब ये कृषि आधिक्य अधिक बढ़ने लगा देश में दोस्तों, तो अन्य सेक्टर जो थे, जो कृषि पर निर्भर थे, वो भी अब जागृत होने लगे। जैसे कि कुछ उद्योगों को जो कच्चा माल मिलता था वो कृषि से ही मिलता था, तो उद्योग चल पड़े, है ना, विभिन्न प्रकार के व्यापार चल पड़े, विभिन्न प्रकार के जो अन्य अन्य देशों को जो दोस्तों हम खाद्यान्न प्रोवाइड करने लगे, तो उन देशों को सप्लाई होने लगा, वहां से भी हमें पैसा आने लगा। तो इस प्रकार से कई क्षेत्र, कई सेक्टर खुल गए कृषि में आधिक्य बढ़ने से। कृषि आधिक्य के बढ़ने से कई क्षेत्र खुले, तो जैसे कई क्षेत्र खुले तो अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता भी लगने लगी, इस प्रकार से रोजगार में भी वृद्धि होने लगी।
ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि बचतों में वृद्धि। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कृषि आधिक्य वही है कृषि आधिक्य, कृषि बचत को भी आप कह सकते हैं कि भाई अब जो पहले जो लागत लगती थी कृषि में, लागत से थोड़ा बहुत ही ऊपर निकल पाता था, जिससे किसान अपना साल भर अपना जीवन यापन भी नहीं, अपना परिवार भी नहीं चला पाता था। लेकिन हरित क्रांति आने से अब किसान भी अपनी जो है बचत करना प्रारंभ कर चुका था, बचत होना उसको प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र पर में निर्भरता। औद्योगिक क्षेत्र में निर्भरता, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर यह भी मिला है कि औद्योगिक क्षेत्र में निर्भरता बढ़ी कृषि की। इससे पहले कृषि किसी पर निर्भर नहीं थी। सिर्फ अगर बात करें प्रकृति की, तो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर थी कृषि हमारी, इसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं थी। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद अब ये उद्योगों पर निर्भर होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि उस कृषि को, अब नए किसानों को जो है अब नए किस्म के बीज की आवश्यकता पड़ने लगी। तो नए किस्म का बीज कहां से मिलेगा दोस्तों? उद्योगों से मिलेगा। खाद की आवश्यकता पड़ी, कहां से मिलेगा? उद्योगों से मिलेगा। ठीक है। नए नए प्रकार के पंप सेट वगैरह, सिंचाई के लिए पंप सेट वगैरह, क्योंकि अब जो है गांवों तक बिजली पहुंच चुकी थी, तो अब नए नए मोटर पंप सेट इनकी आवश्यकता लगने लगी। ये सब कौन बनाए? किसान तो बनाएंगे नहीं, कौन बनाएगा? उद्योग बनाएंगे। तो इस प्रकार के जितने भी यंत्रीकरण थे, जितने भी तत्व थे जो कृषि को ऊंचा उठा रहे थे, उन सबके लिए अब किसान उद्योगों पर निर्भर होने लगा था। ठीक है ना, जिससे उद्योग भी एकदम चल पड़े और बेरोजगारी में जो है थोड़ी कमी भी आई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट बात करें सामाजिक प्रभाव की। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत भी हम इन 5 पॉइंटों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें एक एक करके दोस्तों इनको भी चलो अंदर चल के ही समझेंगे, यहाँ पर डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को बुरा लग जाएगा, सर आप तो जल्दी फटाफट बस शॉर्ट में समझा के निकल रहे हैं और ये स्लाइड हमको पकड़ा के जा रहे हैं, बस हमें समझ आए नहीं आया, हम किससे डिस्कस करेंगे। तो आपकी समस्या का भी समाधान यही है, कोई बात नहीं, हम डिटेल में ही बात कर लेते हैं इस पर। ठीक है। वैसे तो एकदम सिंपल पॉइंट है, ज्यादा बताने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता होगी, जहां सिंपल होता है वहां पे जल्दी शॉर्ट में निकल जाता हूँ। जहां लगता है कि ये डिफिकल्ट है या आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों, तो मैं उसमें भरपूर टाइम देता हूं आप लोगों को। चलिए शुरू करें। पूंजीवादी विकास, पूंजीवादी कृषि का विकास। पूंजीवादी कृषि का विकास, देखिए दोस्तों, सामाजिक प्रभाव की अब हम बात कर रहे हैं। पूंजीवादी विकास का प्रभाव, पूंजीवादी कृषि का विकास हुआ है। तो भारत में देखिए जरा, यहाँ स्लाइड को पढ़िए। भारत में 12% बड़े किसानों के पास भूमि का 50% हिस्सा है। आज भी दोस्तों यही स्थिति है भारत के अंदर। भारत में जितने किसान हैं, उनमें सिर्फ 12% बड़े किसान हैं। कितने परसेंट? 12%। और उन 12% बड़े किसानों के पास पूरी कृषि भूमि का 50% हिस्सा उनके पास में है। ठीक है ना। तो वही जो 12% किसान है, जो बड़े किसान है, वही नलकूप, पंप सेट, उर्वरक, भारी मशीनरी, इन सब पर भारी खर्च करते हैं, है ना। और जिसके कारण दोस्तों नवीन कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ कि जो हरित क्रांति आई, उसने वैज्ञानिक ढंग के यंत्रीकरणों को प्रोवाइड किया, किसानों के सामने रखा, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? क्या गरीब किसान कर पाएगा? भाई गरीब किसान जिसके पास में 2 एकड़ भूमि, क्या वो ट्रैक्टर खरीद पाएगा? आज 7-8 लाख का ट्रैक्टर मिलता है, क्या वो खरीद पाएगा? नहीं कर पाया। उस समय चलो सस्ता था मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों क्या अगर उस समय 1 लाख का भी ट्रैक्टर होगा या कोई मशीनें होगी 50,000, 10,000, 20,000, तो दोस्तों इतना भी नहीं कर पाते थे पहले के किसान, है ना। तो छोटे किसान तो कर ही नहीं पाएगा। और क्यों करेगा? जब 2 एकड़ भूमि मात्र उसके पास में है, तो 2 एकड़ के लिए इतने भारी यंत्र थोड़ी ना खरीदेगा वो। तो इन सब पे खर्च कौन करेगा? बड़े किसान। और बड़े किसान कितने थे? मात्र 12%। इनके पास में आधी से ज्यादा जमीन इनके पास ही थी, आधी जमीन। ठीक है। तो बल्कि इस कारण ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम उच्चतम 10वें भाग के हाथ में जो है संपत्ति का संकेंद्रण हुआ। तो हरित क्रांति के आने से बड़े किसानों को ज्यादा, कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ यही है कि हरित क्रांति के आने से बड़े किसानों को फायदा हुआ, जो छोटे किसान थे उनको फायदा नहीं हुआ। ये पहला एक सामाजिक प्रभाव था, समाज पर प्रभाव था हरित क्रांति का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। तो दोस्तों क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि इस प्रकार से हुई है कि पूरा भारत को तो आप जानते ही हैं भाई, पूरब की बात करेंगे तो एक अलग प्रकार की भूमि है, पश्चिम की बात करेंगे अलग प्रकार की भूमि, उत्तर में अलग है तो दक्षिण में अलग है, खाद्यान्न व्यवस्थाएं भी अलग अलग है। जैसे कि अगर हम उत्तर की बात करें तो गेहूं और चावल में प्रसिद्ध है उत्तर भारत हमारा, है ना। लेकिन जब दोस्तों हम पूर्व या दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में सिर्फ कुछ चावल है, बल्कि फलों का उत्पादन भी
अच्छा खासा होता वहां पर, तो मच्छी चावल वहां अधिकतम चलते हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों कृषि व्यवस्था में भी भिन्नता कई प्रकार की देखने को मिली है। लेकिन हरित क्रांति ने सबसे ज्यादा जो मोटिवेट किया है वो कृषि में गेहूं चावल जैसे जो मोटे अनाज थे उनको ज्यादा प्रभावित किया, उनको ज्यादा मोटिवेट किया है, उनमें ज्यादा वृद्धि की है। तो इस वृद्धि के कारण दोस्तों, इस वृद्धि के कारण ही जो है अब क्षेत्रों में असमानताएं होने लगी थी, क्षेत्रों में असमानता होने लगी। पहले अपनी अपनी जो परंपरागत जो विधियां थी कृषि की, उसके अनुसार खेती की जाती थी, तो सब कुछ लगभग लगभग एक जैसा बना हुआ था। लेकिन इसके बाद ही, हरित क्रांति आने के बाद ही जो है क्षेत्रों में अब असमानताएं बढ़ने लगी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी। बिल्कुल भाई तय है, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अब यंत्रीकरण हो चुका था, खेती करने के लिए मशीनों का आविष्कार, मशीनें आ चुकी थी। भाई पहले कुएं से पानी निकालने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती थी, 3 लोगों के तो कुएं से पानी निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही गांव में बिजली पहुंची, पंप सेट लगे, पंप सेट लगते ही अब एक भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती कुएं से पानी निकालने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि सुधार पर प्रभाव। भूमि सुधार पर जो सरकार ने जितनी भी योजनाएं लाई थी भूमि सुधार के लिए दोस्तों, तो उसको भी इसने प्रभावित किया। हरित क्रांति ने कैसे प्रभावित किया? प्रभावित उसने इस प्रकार किया कि जो धनी किसान थे दोस्तों, धनी, इसको एक बार स्लाइड को पढ़ लीजिए, आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। हरित क्रांति ने ग्रामीण क्षेत्र में धनी किसानों के एक शक्तिशाली वर्ग को सशक्त बनाया। मतलब कि जो धनी किसान थे वो और धनी हुए, और जो गरीब किसान थे वो और गरीब हुए। तो बड़े किसान न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि सुधार को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े किसान इसके क्रियान्वयन में बाधा डालने में सफल रहे, और इस स्थिति का विपरीत प्रभाव छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों पर पड़ने लगा था। जैसा कि अगर आपको पता हो दोस्तों, तो जब हमारे आंदोलन चल रहे थे, गांधीवादी आंदोलनों की अगर हम बात करें, जब राष्ट्रीय आंदोलन थे, गांधी जी के समय में जो आंदोलन चलते थे, तो उस समय हम कहते हैं कि कांग्रेस में जो है ग्रामीण लोग भी सम्मिलित थे। तो क्या उन ग्रामीण लोगों में आम जनता सम्मिलित थी? तो दोस्त मेरे, याद रखना, गांधीवादी जितने भी आंदोलन थे उसमें ग्रामीणों से लोग सम्मिलित तो थे, लेकिन वो यही बड़े किसान थे दोस्तों, जो सक्षम किसान थे वही सम्मिलित थे उन आंदोलनों में, याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य किसान सम्मिलित नहीं था उन आंदोलनों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति इतनी मजबूत थी नहीं, बहुत पिछड़े हुए थे उस समय के किसान। ठीक है, तो इस प्रकार से हरित क्रांति ने बड़े किसान को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। आर्थिक रूप से तो वो पहले भी सक्षम था, लेकिन अब वो राजनीतिक रूप से भी सक्षम होने लगा। अब भूमि सुधार के लिए सरकार कोई नई योजना बनाने का प्रयास करती है, तो जो बड़े किसान थे जिनका राजनीति पर प्रभाव था, उन्होंने सरकार पर प्रभाव डालना चालू कर दिया, जिससे भूमि सुधार की योजनाएं आई तो सही, लेकिन वो सक्षम रूप से पूरे अपने प्रभावपूर्ण तरीके से चल नहीं पाई, है ना, जिससे भूमि सुधार जो है नहीं हो पाया ठीक से। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन। तो भाई तय है, हरित क्रांति आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ी है ना, तो इसके साथ ही साथ में क्या हुआ दोस्तों, कृषि में उत्पादन बढ़ने से उद्योग जगत जाग उठा, उद्योगों में वृद्धि होने लगी, कुटीर उद्योग धंधे भी पनपने लगे धीरे धीरे, जिससे जो ग्रामीण में जो बेरोजगार लोग थे, अब वो अपने रोजगार की तलाश में शहरों की ओर उनका पलायन होना प्रारंभ हो चुका था। समझ आ रहा है ना? ठीक है दोस्त, देखिए, अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो या भूगोल हो, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार मत पढ़िए यार। इसको एक इंटरेस्ट लेके, एक जानकारी अचीव करने के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिक समझ आता चला जाएगा। अगर आप मन में सोच लेंगे यार यार ये तो अर्थशास्त्र है, ये समझ नहीं आती, बड़ी टफ है ये, तो दोस्तों वो आपके लिए टफ ही बन जाएगी। अरे क्या अर्थशास्त्र क्या है यार, रोजमर्रा के जीवन में हम इसको जीते हैं। अर्थशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, तो इनको इतना हुआ मत बनाइए प्लीज। इसको बिल्कुल एक सब्जेक्ट की तरह ऐसा पढ़िए बिल्कुल कि जैसे इसको एंजॉय कर रहे हैं आप। यार हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति में कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा एक क्रांति लाई गई थी, ठीक है ना। तो इस क्रांति में कौन कौन साधनों का इस्तेमाल किया गया, और उन जिन साधनों का इस्तेमाल किया उससे लाभ क्या हुआ और हानि क्या हुई है, दैट्स ऑल, हो गया हरित क्रांति कंप्लीट। तो इस प्रकार से पढ़िए ना,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों। अब हम इसकी असफलताओं के बारे में, इसकी असफलता क्या क्या रही, इसके दोष के बारे में। तो दोष हमने यहाँ पर 5 पॉइंटों के माध्यम से ही दोष को समझेंगे, जिसमें बात करेंगे इसका सीमित विस्तार रहा, पूरे भारत में एक जैसा विस्तार देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण क्षेत्रों में असमानताएं देखने को मिली है। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा प्रतिकूल आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। तो हरित क्रांति के आने से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव प्रतिकूल पड़ा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है समाज पर। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त, जितनी हमने सोचा था कि हरित क्रांति से इतनी वृद्धि होगी, उतनी वृद्धि चूंकि नहीं हो पाई हरित क्रांति से। ठीक है, नेक्स्ट कृषि आदानों का अभाव होने लगा और बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। तो चलिए वन बाय वन करके भी इनको भी हम जरा समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सीमित विस्तार। दोस्तों हरित क्रांति का विस्तार बहुत सीमित रहा। आलोचनाओं के तहत हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जो विस्तार था दोस्तों वो बहुत सीमित रहा। इसकी सीमितता दो प्रकार की थी। कैसे कि एक फसलों के हिसाब से ये केवल गेहूं की फसल तक ही सीमित रहा। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था, पहले बताया था कि हरित क्रांति ने सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है ना, तो गेहूं, चावल और कुछ मोटे अनाजों को ज्यादा प्रभावित किया है, बल्कि ना कि पूरी कृषि व्यवस्था को। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सीमित, इसका एक सीमित विस्तार रहा है। इसने गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा वृद्धि अगर की है तो वो गेहूं में की है ना। तो चावल को केवल कुछ ही स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। और दूसरी असफलता अगर इसकी देखें, सीमितता को देखें, तो हरित क्रांति का विस्तार बहुत थोड़ी भूमि तक ही जो है बहुत कम भूमि तक इसका विस्तार हो पाया। अर्थात कह सकते हैं पूरे भारत में इसका विस्तार नहीं हो पाया था। अन्य क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुविधा नहीं है, इसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर रहा और बड़े किसानों को ज्यादा प्रभावशाली बनाया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका सीमित प्रभाव रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रतिकूल आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। तो हरित क्रांति का लाभ बड़े भूस्वामियों को मिला है, छोटे भूमि किसानों को नहीं, बल्कि ना ही भूमिहीन किसानों को इसका लाभ जो है उचित रूप से नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि। जितना हमने सोचा था उतनी वृद्धि हमें उत्पादन में से प्राप्त नहीं हुई हरित क्रांति के तहत। तो गेहूं, ज्वार, मक्का आदि के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन कुल कृषि उत्पादन में इसका लाभ मात्र 20% रहा है, जिसका कारण साधनों की अपर्याप्त और अनिश्चित उपलब्धि थी। अब चूंकि हरित क्रांति में ये अलॉट तो कर दिया गया था कि हरित क्रांति के लिए इन साधनों का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सरकार भी इन सभी साधनों को किसानों को मुहैया करवाने में, अर्थात किसानों को वो सभी साधन उपलब्ध करवाने में असफल रही, जिस कारण से अब जो है आधुनिक कृषि करने में किसान भी असफल होने लगे थे। क्योंकि उनको साधनों का अभाव था। इतनी क्षमता किसानों की नहीं थी कि वो जो है पर्टिकुलरली अपने स्वयं के खर्च पर उनको खरीद सके। ठीक है ना, तो अलॉट तो हो चुके थे, तो कुछ क्षेत्रों तक ये सुविधाएं पहुंच पाई और कई सारे क्षेत्रों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण ही उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हो पाई जितनी की हमने प्लान बनाते वक्त जितनी हमने अपेक्षित की थी, जितनी हमने सोची थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कृषि आदानों का अभाव। तो कृषि आदान क्या होते हैं पहले इसको समझ लेंगे तो बाकी टॉपिक आप खुद ही समझ जाएंगे। कृषि आदान का मतलब ये होता है कृषि का उत्पादन करने में जिन जिन प्राथमिक सामान की या वस्तुओं की आवश्यकता लगती है ना, उसी को हम कृषि आदान बोलते हैं। जैसे बीज, खाद, सिंचाई सुविधा, मिट्टी की उर्वरता, श्रम, पूंजी, ये सब दोस्तों हमारे कृषि के आदान है। ठीक है ना, तो कृषि मतलब फसल बोने के लिए प्राथमिक संसाधनों की जरूरत हमको लगती है शुरुआत में, उसी को हम कृषि आदान के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब तो समझिए जरा इसको, अब समझ आएंगे आप। हरित क्रांति के कारण कृषि आदानों की मांग में भारी वृद्धि हुई। भाई हरित क्रांति आई, फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा, नए नए बीज आने लगे बाजार में, तो उनकी मांग बढ़ने लगी। यंत्रीकरण हुआ तो यंत्रों की मांग बढ़ने, यंत्र मतलब समझ रहे हैं ना आप, कृषि करने के लिए जो संसाधन थे, आधुनिक संसाधन थे, है ना, जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो जिनका कृषि में इस्तेमाल किया जाता है, तो उनकी भी मांग बढ़ने लगी। नए नए प्रकार के खादों की मांग बढ़ने लगी। सिंचाई सुविधाओं के जो उपकरण थे उनकी मांग बढ़ने लगी, लेकिन वो भी पर्याप्त रूप से दोस्तों वो उपलब्ध नहीं हो पाए देश में, और हमें विदेशों पर निर्भर होना पड़ा। ये सब चीजें विदेशों से आयात करनी पड़ी, है ना। और साथ ही इनका अभाव हमेशा बना रहा,
और अभाव होने से पता ही है आपको, जब भी कभी प्याज का भाव बढ़ जाता है क्या होता है, काला बाजारी होने चालू हो जाती है। ठीक है ना। तो जैसा इसी प्रकार से जैसा कि प्याज में होता है वैसा हर जगह होता है ना। तो जिस साल भी दोस्तों हमारे यहाँ फसल कम होती है, उस फसल का रेट कभी देखिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले, जैसे प्याज का सबसे सुंदर एग्जांपल, क्योंकि पूरा देश जानता है प्याज की महिमा, तो है ना। तो प्याज कभी कभी दोस्तों 1 रुपए की प्रति किलो बिकता है बाजार में, 1 रुपए प्रति किलो, ठीक है। लेकिन कभी किसी वर्ष में, जिस वर्ष में उसकी फसल कम होती है, जिसकी फसल जब फसल कम होती है, उस समय क्या होता है कि कुछ समय तक हम मार्केट में देखते हैं तो प्याज गायब हो जाता है मार्केट से, और अचानक से एकदम प्याज आता है और वो उसका रेट होता है 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, है ना। ये रेट में हमको प्याज मार्केट में मिलता है। तो ये किसानों का शोषण नहीं तो क्या है, ये कैसे होता है, ये सब के सब एक काला बाजारी कारण होता है। कुछ लोग स्टॉक करके रख लेते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं स्टॉक करके रख लेते हैं और मार्केट में अनाउंस कर देते हैं भाई प्याज खत्म हो रहा है, प्याज खत्म हो चुका मार्केट में। जैसे ही अनाउंस होता है प्याज का रेट अचानक से बढ़ने लग जाता है। जैसे बढ़ता है तो दोस्तों सबके सब अपना स्टॉक बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट से प्याज गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसका किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं होता है, कोई विशेष तो क्या, किसी प्रकार का किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। बल्कि फिर क्या होता है, अगली बार अगले वर्ष जैसे ही कि प्याज की फसल रेट बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, तो किसानों को ऐसा लगता है कि यार प्याज की कीमत तो बहुत ज्यादा है, क्यों ना इस बार प्याज बोई जाए। तो ऐसा हर एक किसान यही सोचता है और अगले वर्ष प्याज की खेती बहुत ज्यादा होने लगती है। अब जैसे ही बहुत ज्यादा होती है तो मार्केट में प्याज ही प्याज दिखने लगते हैं आपको। तो दोस्तों फिर वहां पर 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए किलो ये प्याज का रेट चलता है मार्केट में, है ना। तो ऐसी स्थिति सब जगह देखने को मिलती है कृषि व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृषि आदानों का अभाव होने लगा था। जितनी जो जिस चीज की मांग बढ़ने लगी वो अब देश में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, या जो छोटे किसान थे वो सक्षम भी नहीं थे इसको खरीदने के लिए। ठीक है ना। बेरोजगारी में वृद्धि हुई, जिसमें आपको बता ही चुका हूं। बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार से हुई, यांत्रिकरण का प्रयोग करने से लोग बेरोजगार होने लगे थे। ठीक है ना। जहां पहले 5 लोग मिलकर कार्य करते थे, अब वो 1 या 2 व्यक्ति ही करने लग गए थे। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसके गुण और दोष दोनों को देखा है, सफलता असफलता दोनों को देखा है। ठीक है, इसके प्रमुख जो संसाधन थे, घटक थे, उनको पर भी हमने विशेष डिस्कस किया है। अब मैं ये मानता हूं दोस्तों कि आपको हरित क्रांति में कोई डाउट नहीं बचा होगा। हरित क्रांति आप पहली भांति रूप से समझ चुके हैं कि हरित क्रांति है क्या। ठीक है ना। अब कोई डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा। यकीन मानिए, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को लगाने बैठेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन लिख ले आएंगे दोस्तों, हरित क्रांति से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर अब आप देने में सक्षम है, अगर आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में इस लेक्चर को देखा है तो। ठीक है, चलिए लास्ट में निष्कर्ष पर अगर बात करें दोस्तों, तो निष्कर्ष में सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि भले ही इस हरित क्रांति की बहुत सारी असफलताओं को गिनाया जा चुका है, बहुत सारी असफलताएं हमने देखी है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हरित क्रांति ने हमारी कृषि व्यवस्था में, या कहें कि हमारी कृषि के उत्पादन में इतनी वृद्धि की है कि अब हरित क्रांति की असफलताएं हरित क्रांति की सफलताओं के नीचे दबी हुई ऐसी जान पड़ती है हमको, है ना। मतलब ये कि हरित क्रांति की इतनी सारी सफलताएं हैं, इसने इतना ज्यादा जो है प्रभावशाली प्रभाव डाला है हमारी भारतीय कृषि व्यवस्था पे, कि इसकी असफलताओं को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसकी असफलताओं को जो है दृष्टि से ओझल अपने आप हो जाती है ये। ठीक है ना। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि चाहे इसकी असफलताएं कितनी भी हो, लेकिन भारतीय कृषि व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो हरित क्रांति ने भारतीय कृषि व्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, उसके उत्पादन में वृद्धि की है, और साथ ही साथ में भारतीय कृषि व्यवस्था के लिए हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है हमारे लिए वरदान साबित हुई है। ठीक है, जिससे किसानों की या कृषि व्यवस्था की पूरी काया ही पलट गई। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा आज होता है कंप्लीट हरित क्रांति का। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कृषि विपणन पर। कृषि विपणन क्या होता है, कृषि की एक मार्केटिंग होती है। तो कृषि व्यवस्था में किसान जो है दोस्तों, किसान जो उत्पादन करता है, जो हरित क्रांति से जो उत्पादन हुए हैं, उस उत्पादन को अब वो मार्केट तक लेके जाएगा। तो इस बीच में जितनी भी प्रक्रिया होगी, उत्पादन से लेकर मार्केट में बेचने तक की जितनी भी प्रक्रिया होगी, उस पूरी प्रक्रिया को दोस्तों हम कहेंगे कृषि विपणन। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सेक्शन है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। उससे पहले वापस से मैं बता दूं आपको कि प्लेलिस्ट के अलावा दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं डिस्प्ले पे, और साथ में टेलीग्राम पर लोधज क्लासेस नाम से
ग्रुप बना दिया गया है जहां से आप अपने सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे 3 साल तक बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक आप हमारे साथ जुड़कर रह सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्लास, पर डे क्लास आप जो है टेलीग्राम से ही प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।